हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। एक बार फिर हम अपने किसान भाइयों के लिए जागरूकता से भरपूर कार्यक्रम लेकर आ चुके हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से ये खास कार्यक्रम है। हमारी कोशिश लगातार यही रहती है कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बहुत सारे विशेषज्ञों को आपसे रूबरू कराएं और साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई हैं, फार्मर चैंपियंस हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं और कई बार उनकी फील्ड में जाते हैं, उनके खेतों में जाते हैं और उनकी बेहतरीन लहलहाती फसल से भी आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि किस तरह आप भी बेहतरीन कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत देश में बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय भी हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे में ख्याति प्राप्त एक विश्वविद्यालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। आज हम वहां पर आ चुके हैं और वहां के बहुत ही प्रबुद्ध लोग, वहां के एग्रोनॉमिस्ट, वहां के साइंटिस्ट, वहां के प्रोफेसर से हमें बातचीत करने का मौका मिला और हमारा सौभाग्य है कि आज हम सबसे पहले डायरेक्टर साहब से रूबरू होते हैं। देर नहीं करती, आपको जल्द से जल्द उनसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ आज कार्यक्रम में सबसे पहले जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी, जो हैं डायरेक्टर एक्सटेंशन। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो की यूट्यूब चैनल और हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सर, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार के पद पर करीब 2.5 वर्ष पहले मैंने यहाँ पर चयनित होने के बाद सेवा शुरू की। इससे पहले मैं करीब 27 वर्ष कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत था, जिसमें से 18 वर्ष मैं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दोनों कृषि विज्ञान केंद्रों के हेड के रूप में मैंने काम किया और इन दोनों कृषि विज्ञान केंद्रों को राष्ट्रीय स्तर पर ICAR के बेस्ट KVK का अवार्ड मिला। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो एशिया के जो सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है पंतनगर, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है और मैंने इसी सेवा में रहते हुए मैनेज एक संस्था है भारत सरकार की हैदराबाद में, उसकी फैकल्टी के रूप में भी मैंने बहुत सारे राज्यों में सलाहकार की भूमिका निभाई है। और इसी क्रम में मैं ईस्ट अफ्रीका में वर्ल्ड बैंक में मैंने वहाँ पर भी जाकर के वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपर्ट के रूप में नैरोबी और इथोपिया में कार्य किया है। तो फील्ड से मैं काफ़ी मेरी रुचि रही है प्रसार और मेरा पैशन भी रहा है। और मैं जो एक मुख्य जो अपना एक कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दूं कि राज्यपाल महोदया ने हमसे एक बात कही थी लगभग 2 वर्ष पहले कि पढ़े लिखों को तो सभी पढ़ाते हैं, उनको सभी प्रशिक्षण देते हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि अशिक्षित महिलाओं तक आपके कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक जाएं और उनको प्रशिक्षित करिए। अच्छा। तो उसी क्रम में मैं आपको जानकारी दूं कि पिछले वर्ष हमने 1000 अशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और इस साल का फिर टारगेट हमने 1000 का रखा है। उन 1000 महिलाओं में से 86 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्ट बना करके और बाजार में उतारा है और एक लघु उद्यम की शुरुआत की है। और उन्हीं महिलाओं को इकट्ठा करके अभी हमने विश्वविद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, हुनर हाट लगाया था। अच्छा। जिसमें वो सभी महिलाएं आई थी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले किया था और हमारे प्रसार निदेशालय में 50 चयनित उन प्रशिक्षित महिलाओं से माननीय राज्यपाल महोदया ने एक से वार्ता किया था इसी केंद्र पर। तो एक ये इस तरह का कार्यक्रम है और इसी तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि हमने किए हैं और आने वाला जो समय है उसके लिए भी हमने प्लान कर रखा है। जी जी सर, इस तरह के कार्यक्रम माननीय कुलाधिपति जी के निर्देशन में आप लगातार करते ही रहते हैं और इसी के चलते हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना है और बहुत ही ख्याति प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताएं सर। ये विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का जब 2000 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का डिवीजन नहीं हुआ था तो ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का वेस्टर्न कैंपस के नाम से जाना जाता था। अच्छा। ये मोदीपुरम। अच्छा। और यहाँ पर पंतनगर के ही जो एम्प्लॉय थे, वो साइंटिस्ट थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे। और जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का डिवीजन हुआ तो यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इस विश्वविद्यालय को अगर हम कहें तो 24 वर्ष पुराना है और पंतनगर का ही एक पार्ट होता था जिसको वेस्टर्न यूपी में
इस समय इसका जो कार्य क्षेत्र है वो 18 जनपद हैं। अच्छा। शाहजहांपुर से शुरू होकर के नोएडा तक अच्छा। 18 जनपद हैं और 4 कमिश्नरी हैं। तो इस तरह से ये विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कार्य कर रहा है। और यहाँ पर वर्तमान में जो अगर हम कहें कॉलेज की बात, तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस है। और एक जो नया अध्याय इस विश्वविद्यालय में जुड़ा है, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में नहीं है, यहाँ पर एक कॉलेज ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है, जिसमें पिछले ही वर्ष लगभग 13 बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कृषि की रीढ़ है वो गन्ना है, तो गन्ने के बारे में एक एक्सक्लूसिव कॉलेज होना चाहिए, तो उसी के तहत यहाँ पर ये खोला गया है। और उसमें अभी जो हमारी फैकल्टी है उसका रिक्रूटमेंट शीघ्र होने वाला है, लेकिन पहला जो बैच है उसका एडमिशन पिछले वर्ष हो चुका है। सर, आपका बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है और माननीय कुलाधिपति जी के निर्देश में और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आपने ये कार्यक्रम भी शुरू किया, बच्चों के लिए ये नया कोर्स भी शुरू किया है। और वाकई में हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गन्ना उत्पाद यहाँ पर बहुत होता है, सभी की बोली में मिठास घुली हुई है और इसी के चलते आपने ये कोर्स भी शुरू किया है। सर, आप क्या महसूस करते हैं कि जब हमारे युवा कृषि के साथ जुड़ते हैं तो क्या नया बदलाव आता है? देखिए, एक भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बड़ी ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसको आर्या के नाम से जानते हैं, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है कि कृषि में युवा उद्यमिता का विकास किया जाए। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015-16 में। 15-16 में इसको 25 राज्यों के एक कृषि विज्ञान केंद्र पर इसको रखा गया था। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर, जहां पर उस समय मैं हेड था, हमें ये भारत सरकार ने दिया था। और इसमें 3 एंटरप्राइज पे कार्य करने के लिए हमारे को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें बी कीपिंग, उसके अलावा मशरूम का था और पोल्ट्री का था। तो मैं आपको बताऊं कि बी कीपिंग में 4 ब्रांड वहाँ पे जो हमने ट्रेनिंग दिया लोगों को, और वहाँ पर हमारा एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी उसी कृषि विज्ञान केंद्र पर आ रही है। अच्छा, 2015-16 में जो कार्य हमने शुरू किया था उसका एक रिकॉग्निशन होकर के, और उसको हमको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने 84 लाख रुपए दिए हैं, और उसकी सहायता से वहाँ पर एक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी बन रही है, और वहाँ हनी प्रोसेसिंग यूनिट भी है। अच्छा। अगर आप आए वहाँ पर अपना रॉ शहद लेकर के, तो 12 रुपये हम लोग एक शुल्क लेते हैं, और 12 रुपये में आपको प्रोसेस करके शहद वापस दे देते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए कि इसका लाभ क्या है। लोग कहते हैं कि कैसे उद्यमिता से जुड़ सकते हैं, तो 4 ब्रांड वहाँ पर एस्टेब्लिश हुए हमारी ट्रेनिंग से। और वैल्यू एडिशन की जो बात करते हैं, वो क्या वैल्यू एडिशन है कि अगर आप रॉ हनी है 80 से 100 रुपये किलो जाता है मुश्किल से, सिर्फ 12 रुपये देने के बाद जो प्रोसेस हो जाता है और जब केवीके से निकलता है तो वही 300 रुपये किलो हो जाता है। तो आप ये देखिए कि लगभग 2, सवा 2 गुना, 2.5 गुना इसकी मुनाफा होता है। तो आजकल आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर की बात नहीं होगी, अब बात हो रही है स्मार्ट एग्रीकल्चर की। और अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपको जाना है तो आपको किसी न किसी तरह से नॉलेज गेन करनी है और सोच बदलना है। तो आजकल का जो युवा है जो इस समय खेती में जुड़ रहा है, वो आप देखें कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल लोग करते थे उनसे बेहतर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आज आप देखें स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अभी एक डी हार्ट के नाम से अगर आप गूगल करें तो आप देखेंगे कि ये IIM अहमदाबाद से निकले हुए 4 बच्चे हैं, और इन्होंने बिहार में डी हार्ट के नाम से पूरा वेजिटेबल का काम स्टार्ट किया है, और आज वो पूरे देश में हर जगह फ्रेश वेजिटेबल सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो नए बच्चे हैं। अभी आपको मैं यहीं गाजियाबाद जनपद का एक उदाहरण देता हूं कि बीटेक किए हुए, बीटेक करने के बाद वो उन्होंने होटल मैनेजमेंट में भी कुछ काम किया, दुबई गए, इधर उधर काम किया, उनका मन नहीं लगा, आज वो वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े फिश के फार्मर हैं। अरे वाह। फिशरीज के रजनीश चौधरी जी। अच्छा। अगर आप कभी जाना चाहें तो वहाँ जाएं, मसूरी झील के नाम से उनका मशहूर है। और जो उत्तर प्रदेश का मत्स्य विभाग है उसने उनको जितने भी अपनी वाटर बॉडीज थी वो 10 साल के लिए लीज पर दिया है। क्या बात। और उन्होंने वहाँ पर एक रिसोर्ट डेवलप कर दिया है कि आप अगर वहाँ पे जाते हैं, पहले बता दें तो वो हर तरह की पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एक एग्रो टूरिज्म की जो बात करते हैं, तो इस तरह के भी युवा हमारे सामने आ रहे हैं।
इसी तरह अगर आप जाएं मुजफ्फरनगर में तो खतौली से अगर आप बाईपास हों तो वहाँ पर भी इसी तरह से एग्रो टूरिज्म का कि गुड़ बनता हुआ है, चूल्हे की रोटी बन रही है। क्योंकि आजकल जो शहर के लोग अगर आप देखें, मैं तो यहाँ पर लगभग 10 साल से मेरठ में रह रहा हूँ, कि हर शनिवार की सवेरे अगर आप देखें तो पहाड़ की तरफ जाने वालों गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। ट्रैफिक जैम सिर्फ लोगों को ये लगता है कि दिल्ली की और गाजियाबाद की भीड़ से निकल करके कैसे नेचर की तरफ जाएं। तो आज हमारे बहुत सारे हैं ऐसे में। आपको एक दतियाना गांव है हापुड़ जनपद में, वहाँ पर एक फार्मर हैं हर्षवर्धन त्यागी जी। उन्होंने भी अपना एक फार्म हाउस को इस तरह से डेवलप किया कि दिल्ली के लोग आते हैं और उनके यहाँ रुक करके, इस समय आम का सीजन है तो आम खाते हैं, 2 दिन गांव में रहते हैं, ट्यूबवेल पे नहाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं और युवा। और अच्छा देखिए, इस एक एग्री स्टार्टअप में भारत सरकार भी बहुत मदद कर रही है। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट भारत सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से 750 करोड़ रुपए का एग्री स्टार्टअप फंड एक एग्री श्योर के नाम से लॉन्च किया है कि जो नए बच्चे हमारे आ रहे हैं वो थोड़ा सा इसको कर सकें। इसी कड़ी में मैं अभी पिछले सप्ताह नार्म हैदराबाद में था, तो वहाँ पर हमने बात की। तो अभी हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं एमएससी और पीएचडी के, उनको हम एक दिन का एग्री स्टार्टअप का कोर्स नार्म हैदराबाद के सहयोग से कि कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइनेंस कहाँ से लेना है, टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से लेना है, वो भी हम एक 1 डे का प्रोग्राम ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 300 स्टूडेंट्स को हम जोड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से विश्वविद्यालय लगातार जो अपना दायित्व है उसको निभा रहा है। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा कि इस समय भारत सरकार प्राकृतिक खेती पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। सवाल भी था सर आपसे। प्राकृतिक खेती पर जो जोर दिया जा रहा है उसमें हमारे इस समय 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5वां बन रहा है कुशीनगर में जी। इन 4 कृषि विश्वविद्यालयों में हमारे विश्वविद्यालय ने लीड लेते हुए, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती है उसका जो मूल सिद्धांत है वो शुरू होता है देसी गाय से। तो हमारे विश्वविद्यालय ने मुख्यालय से 15 देसी गाय साहिवाल नस्ल की हर कृषि विज्ञान केंद्र को एक दिया। अच्छा। कि आप वहाँ पर यूनिट एस्टेब्लिश करिए। और आज हमारे करीब 18-20 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास हैं। 18 कृषि विज्ञान केंद्र पर प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के यूनिट एस्टेब्लिश हैं। फार्मर वहाँ पर आते हैं और वो ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे वो घन जीवामृत बनाया जाए, बीजामृत बनाया जाए। ये जितनी भी ट्रेनिंग है वो हमारे वैज्ञानिक दे रहे हैं। और वैज्ञानिकों को भी हमने कि प्राकृतिक खेती एक विषय तो नया नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी बातें थी, तो नया सिखाने के लिए हमने अपने 40 वैज्ञानिकों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम के सहयोग से 2 मतलब चरणों में ट्रेनिंग दिला करके उनको एज ए मास्टर ट्रेनर पूरे यूपी के लिए हमने तैयार किया। अच्छा। और अब वो क्या कहते हैं बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारे फार्मर्स को भी दे रहे हैं। और उनको अभी हमने एक्सपोजर विजिट पर जो कि आचार्य देवव्रत जी जो कि गुजरात के गवर्नर हैं, उनका जो गुरुकुल का फार्म है वहाँ पर भी भेजा था कि आप वहाँ देख करके आइए। तो आज जो प्राकृतिक खेती में जो अभी बाधा आ रही है, हालांकि उसको भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट भी शीघ्र ही एड्रेस भी कर रही है कि अभी हमारे पास प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं उनके सर्टिफिकेशन के कारण जो इनकम मिलनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन उसकी दिशा में भी कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी इस तरह की लेबोरेटरी स्थापित होने जा रही हैं जो टेस्टिंग करने के बाद। और क्योंकि आज देखिए बहुत सारे बायर्स हैं, आज अगर आप ये गारंटी देते हैं किसी को कि ये ऑर्गेनिक है या प्राकृतिक खेती के तहत उत्पाद है तो लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि आज हेल्थ कॉन्शियस लोग काफ़ी हो गए हैं, इतना पहले लोग नहीं थे लेकिन आज बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो विश्वविद्यालय इस दिशा में भी काम कर रहा है। इसके अलावा हमारा जो एक स्किल ओरिएंटेड हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो लगातार हर कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे 5 दिवसीय ट्रेनिंग चलते रहते हैं। और ये हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट शुरू में ही साल में एक सर्वे करके देखते हैं कि इस साल लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भारत सरकार की एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है, अगर आप देखें बजट में भी इस पर बात की गई कि हमको आत्मनिर्भर होना है दालों में और तेल में, क्योंकि आज भी हम इसमें बाहर से इंपोर्ट कई बार हमें करना पड़ता है। तो भारत सरकार की नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्रों पर खरीफ में और रबी में दलहन और तिलहन के प्रदर्शन जो अच्छे बीजों के हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो किसानों के यहाँ ले जा करके कर रहे हैं। और फील्ड डे के माध्यम से ज़्यादा किसानों को उन फील्ड्स पर बुला करके हम लोग उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छी जो वैराइटीज़ हैं उनका एडॉप्शन बढ़ रहा है। और उनका जब एडॉप्शन बढ़ रहा है तो इस
लिए आप देखें कि लगातार प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है। तो इस तरह से जो भी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उनको ग्राउंड पर ले जाने के लिए, और जो भारत सरकार की भी दिशा है उसमें भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो सॉइल टेस्टिंग के लैब हमारी हैं वहाँ पर हम लोग टेस्टिंग करके फार्मर को एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह से जो आपकी उत्पादन लागत है उसमें कैसे कमी कर सकते हैं। तो इस पे भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आज के समय में पानी एक बहुत बड़ी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन जिस तरह से दोहन हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो मुख्य फसल है, गन्ने की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, तो उन्होंने एक डिवाइस अभी निकाला है लगभग 3 से 4 साल पहले, सॉयल मॉइस्चर इंडिकेटर। तो वो 11 से 1200 रुपये का है। आप खेत में लेके जाएं, किसी भी खेत में, तो अगर आप ले जा करके उसको वहाँ पर लगा दें तो वो तुरंत बता देता है कि पानी देना है, नहीं देना है, कितने दिनों के बाद देना है। तो उससे ये फ़ायदा हुआ है। अभी मुजफ्फरनगर में जब मैं था, और आज भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि हम देख रहे हैं 4 से 5 इरिगेशन हम रोक पा रहे हैं। लेकिन क्या ये सुविधाएं किसानों तक पहुंच पाती है? बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। और हम तो फार्मर को अवेयर भी कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को मत देखिए कि आपको सरकार ही दे। आपको ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है, आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्लॉक में बजट हैं, गांव में भी बजट हैं। अगर सिर्फ 2 ही मशीन गांव में रख लें 2500 रुपए की, तो गांव के कितने पानी की सेविंग हो सकती है। मैंने उनको ये भी अवेयर करने के लिए कहा कि आपके जो विधायक निधि है, आपके सांसद लोगों की निधि है, एक सांसद महोदय से मैंने बात भी किया था कि आप अपने उस निधि से भी कुछ गांव में अगर इस तरह के इक्विपमेंट्स को देते हैं किसानों को, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। बिल्कुल। तो इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो जितने भी मतलब भारत सरकार की मंशा है उसके तहत हम लोग लगे हुए हैं। जी जी सर, किसान भाइयों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने में क्या कोई समस्या आती है, कोई चैलेंजेस आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचने में आता है। सबसे बड़ी जो समस्या है कि कितने किसानों तक हम पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है 20 कृषि विज्ञान केंद्रों का, तो मैं आपको एक सहर्ष बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक पोर्टल, किसान सारथी पोर्टल है, 20 लाख फार्मर हमने अपने कार्यक्षेत्र के उस पर रखे हैं, जोड़ा है हमने उनको, उनका रजिस्ट्रेशन किया है और उनको वहाँ से जानकारी जाती है। इसके अलावा माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देशन में हमने टेली एग्रीकल्चर एक कार्यक्रम है वो लॉन्च किया है। ये टेली एग्रीकल्चर का मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बताऊं कि कोरोना काल में हम लोग आपस में नहीं मिलते थे, तो ये होता था कि किसानों तक टेक्नोलॉजी कैसे जाए, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हर आदमी एक दूसरे से डरता था। बिल्कुल। तो फिर हमने ये कोशिश किया कि हम वैज्ञानिकों को मुख्यालय पे बैठाएंगे और फील्ड में किसानों को एक डिस्टेंस पे रख करके, और वहाँ पे हमारे वैज्ञानिकों की टीम जो कृषि विज्ञान केंद्र की है उनसे रूबरू कराएंगे। ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा और हिट रहा। तो टेली एग्रीकल्चर का कार्यक्रम के माध्यम से हम मुख्यालय के वैज्ञानिकों को भी फील्ड से जोड़ते हैं। जैसे शाहजहांपुर के किसानों को हम एक प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर रखते हैं, हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं, वो वहाँ से प्रश्न करते हैं और यहाँ से हम उत्तर देते हैं। अच्छा। तो एक तो ये हमारा माध्यम है। इसके अलावा हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो खरीफ और रबी और जायद, जब ये तीनों सीजन स्टार्टिंग होती है तो हम अभियान चलाते हैं कि 15 से 20 हज़ार किसानों तक हमें जाना है। इसके अलावा वॉइस मैसेज हैं, बहुत सारे हमारे जितने भी वैज्ञानिक ग्रुप हैं सभी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, क्योंकि देखिए फिजिकली इतने सारे किसानों तक पहुंच पाना किसी भी संस्था के लिए संभव नहीं है, और संसाधन भी इतने नहीं है कि आप डेली जा सकें, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम डिजिटल माध्यम से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करके फार्मर्स तक जाने की कोशिश। और हमारा भी सर यही प्रयास है कि सामुदायिक रेडियो की फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पेज के माध्यम से हमारी एक कार्यक्रम और आप जैसे लोगों की जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक दूर दूर तक पहुंचे, विश्व तक पहुंचे। सर, जानकारियां बहुत बेहतरीन आप हमें दे रहे हैं, और जैसा कि अभी चैलेंजेस की बात आपने करी कि किसानों से जब आप मिलते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन आप उन्हें भी मीटअप कर लेते हैं। सरकारी सुविधाएं आप उन तक कैसे मुहैया कराते हो उन्हें? देखिए, सरकारी सुविधाओं के 2-3 चैनल्स हैं।
एक तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ हैं। वो तो विकास विभाग है जो कि सब्सिडी वाले जो आइटम्स आते हैं उनको प्रमोट करते हैं। हमारा काम है कि हम जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका क्लाइंट फार्मर है उनको हम टेक्नोलॉजिकल बैक स्टॉपिंग करते हैं, क्योंकि केवीके का जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई केवीके अगर एस्टेब्लिश है तो उसे भारत सरकार इस तरह से ट्रीट करती है कि ये रिसोर्स एंड नॉलेज सेंटर है। बिल्कुल। जैसे कि अगर कोई बड़ा कार्यक्रम कृषि विभाग कर रहा है तो हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, जो सब्सिडी देनी है, बाकी चीज़ें देनी है वो उधर से आएंगी, और जो टेक्नोलॉजी उसके साथ जानी है वो हमारे केवीके के साइंटिस्ट देते हैं। आपके माध्यम से ज्ञान हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप कहें तो हम लोग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन तो करते हैं, लेकिन सरकारी सुविधाओं के नाम पे अगर हम कुछ कहें तो सरकारी सुविधाओं के नाम पे हम सिर्फ उनको जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, और वो भी टेक्नोलॉजी इतने सारे लोगों के लिए नहीं होती कि बहुत सारे लोगों को हम कवर कर सकें। हार्डली एक सीजन में एक क्रॉप में, जैसे उड़द का डेमोन्स्ट्रेशन शाहजहांपुर में लगना है तो 20 हेक्टेयर में लगना है, तो उसमें मुश्किल से 20 फार्मर्स को ही फायदा मिलेगा। लेकिन उस 20 फार्मर के यहाँ जो टेक्नोलॉजी हमने लगाया है वो हम 500 फार्मर्स को बुला के दिखाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, अगर आपको ये सूट करती है तो नेक्स्ट ईयर इसका बीज आपको कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। तो हम इस तरह से कार्य करते हैं। सर, आपका इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है कृषि में और आप लगातार कार्य करते ही आ रहे हैं और लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट भी हैं, आप बहुत जुड़े हुए हैं। सर, जैसे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ गन्ना बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, गन्ना जो है, गन्ने का एरिया यहाँ पर मुझे लगता है कई बार की ज़रूरत से ज़्यादा है, तो हम कोशिश करते हैं कि आप गन्ने की जगह बाकी फसलों को भी लगाएं। लेकिन कुछ फार्मर ऐसे हैं जो गन्ना ही लगाना चाहते हैं, तो उनको हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में दलहन की फसलें, उर्द है, मूंग है, लोबिया है, इसको लगाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा जो सितंबर अक्टूबर में बोया जाने वाला गन्ना है उसमें हम उनको बोलते हैं कि आप जो रबी की सब्जियां हैं उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा सरसों लगा सकते हैं। सरसों से बहुत अच्छा रिम्यूनरेशन मिलता है, क्योंकि जब तक गन्ने की जो फसल है एक हाइट लेती है तब तक सरसों हार्वेस्ट हो जाती है। और सरसों के अगर हम देखें तो सरसों से जो हमें लाभ मिलता है वो गन्ने की जो पूरी खेती में आने वाली लागत है उसको मीट आउट करता है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि इंटरक्रॉपिंग को कर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो गन्ने के भी, लेकिन आपको मैं वेस्टर्न यूपी में एक परिवर्तन बताऊंगा, ड्रैगन फ्रूट अच्छा खूब हो रहा है। बहुत सारे हमारे फार्मर्स हैं, लाखों रुपए का ड्रैगन फ्रूट बेच रहे हैं। बिजनौर में एक ऋतुराज हैं, इसी तरह से यहाँ बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि गन्ने के अलावा बहुत सारे जो इनोवेशंस हैं उनको भी कर रहे हैं मॉडल के रूप में। तो एक ड्रैगन फ्रूट है, काफ़ी प्रमोट हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा जो एक गुड़ में प्राकृतिक खेती से जो गन्ना है उसका जो गुड़ है उसको भी प्रमोट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो उसी दिशा में प्रयास करते हुए हमको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 35 लाख रुपए में मॉडर्न जेगरी प्रोसेसिंग यूनिट हमने 2 कृषि विज्ञान केंद्रों पर लगाया है। अच्छा। एक तो हमारा चितौड़ा मुजफ्फरनगर में है और एक हमारा हस्तिनापुर यहाँ पर भी है। तो फार्मर्स वहाँ पर लेकर के अपना गन्ना जा सकते हैं और वहाँ प्रोसेस करके जिस मार्केट में जिस तरह का डिमांड है उस तरह के गुड़ का साइज लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि देखिए वो जो ट्रेडिशनल गुड़ का साइज है इतने बड़े बड़े उसे अब कोई पसंद नहीं करता, सबको छोटा साइज बर्फी का चाहिए। तो ये सुविधा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर उपलब्ध है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही सही और आगे भी चल के हमारे किसान भाई ड्रैगन फ्रूट जो सबसे महंगा फल कहा जाता है उसकी कृषि भी कर रहे हैं और बहुत मुनाफा भी कमा रहे हैं। सर, अगर हम बात करें हमारे जो खाने की थाली है आज के समय पे सभी चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद सभी समझ गए हैं कि पोषक तत्व कितने जरूरी हैं। अगर हमारे उस खाने की थाली में सभी पोषक तत्व होते हैं तो हमारा परिवार, हमारा घर, समाज सभी स्वस्थ रहता है और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हमारे किसान भाई हैं। लेकिन किसान भाई अगर हमारी खाद को सही न्यूट्रिएंट्स, सही पोषक तत्व नहीं देंगे तो वो भरपूर मात्रा में हमारी उर्वरक क्षमता भी खाद की नहीं बढ़ेगी और हमारी मृदा भी अच्छी नहीं होगी। ऐसे में यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको देती है और साथ ही साथ समय समय पर अपने किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी करती है। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि आज हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक प्रोजेक्ट है नारी, जिसमें हम जो न्यूट्री थाली है
हम आज न्यूट्री थाली की बात करते हैं कि जो हमारा खाना जब थाली हमारे सामने हो तो उसमें 5 कलर हों अच्छा। खाने के, ताकि वो पूरा न्यूट्रिशन हमको दें। लेकिन अगर विडंबना ये है कि मुझे लगता है कि 99% पॉपुलेशन को उसकी पहुंच नहीं है, या जिनको पहुंच है उनको जानकारी नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे हर कृषि विज्ञान केंद्र पर एक होम साइंटिस्ट है, महिला वैज्ञानिक हैं, तो वो कैसे आप अपने खाने को जो घर का है उसको कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और कैसे आप जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 कार्य कर रहे हैं हम लोग इस समय। एक तो जो किचन गार्डन है उसमें हम लोग फ्रूट्स की सैपलिंग देते हैं। अच्छा। और उसके अलावा उनको हर सीजन में हम सब्जी का किट देते हैं। अरे वाह। ताकि वो वहीं पर उगाएं और वहीं पे खाएं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं 2030 तक, उसमें एक परिकल्पना की है हंगर फ्री विलेज की। बिल्कुल। इस हंगर फ्री विलेज का मतलब ये नहीं कि भूख, आज कोई भूखा नहीं है। इस हंगर फ्री विलेज का मतलब है कि न्यूट्रिशन का जो हंगर है वो खत्म होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन, तो कुपोषण खत्म उसके लिए हमने क्या किया, हमारे 20 कृषि विज्ञान केंद्र ने इस साल एक गांव को अडॉप्ट किया हमने। अच्छा। और उसमें हमने क्या किया कि हाउस होल्ड लेवल पे एक फार्मर की इन्वेंट्री बना करके उनकी क्या रिक्वायरमेंट है हम उसको ले करके चल रहे हैं, जो हमारे पास बजट की अवेलेबिलिटी है। इसमें हमने 2 चीज़ पे फोकस किया है। एक तो बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़, जिसमें कि आपके जो न्यूट्रिशन है वो होते हैं, जैसे कहीं पे कुछ हमारी क्रॉप वैरायटीज़ हैं जिसमें जिंक है, किसी में कुछ है, तो इस तरह की वैरायटीज़ को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसी गांव का, उसको कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सकें, 2 चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक गांव हर जगह हमारे होम साइंटिस्ट ने अडॉप्ट किया है। तो इसको हम लेकर के चल रहे हैं और कोशिश ये है कि हर ज़िले में एक मॉडल गांव हम एस्टेब्लिश करें और उसको देख करके बाकी लोग भी प्रेरित होकर के उसको अडॉप्ट करें। तो इस दिशा में भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा अभी मिलेट्स को हमने लास्ट ईयर से ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में था, उसको भी काफ़ी मतलब वृहद तरीके से मनाया। और उसका एक जीता जागता नमूना यह है कि आज लोग मिलेट्स की डिमांड करने लगे। बिल्कुल। तो अब जब मिलेट्स की डिमांड आई है तो मिलेट्स का हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी लगवाए हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन लगाने के बाद जिन लोगों को लगता है कि ये यहाँ पर करना चाहिए, कुछ फार्मर हैं जिन्होंने मिलेट्स को उगाना थोड़ा थोड़ा एरिया पर शुरू भी किया। लेकिन इस सब बेहतरीन कृषि के लिए सर बेहतरीन खाद होना और सही उत्पाद का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी एक और महत्वाकांक्षी परियोजना स्टार्ट कर रहे हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे पहले हम ISI बोलते थे जी, और आज वो BIS हो गया है। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स। अच्छा। ये यूरोप में इस तरह का कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऐसे फार्म की परिकल्पना करें जिसमें हर इनपुट वो एक BIS स्टैंडर्ड का हो। ठीक है। तो इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और रही बात फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र में जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ये कि कभी भी फर्टिलाइज़र की जो रिकमेंडेशन है वो हमेशा सॉयल का जो स्टेटस है उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिसमें हमारा जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जो सॉइल हेल्थ कार्ड हम इशू करते हैं, उसके बेस पर ये जो कंपनीज हैं, अब फार्मर के पास तो एक बास्केट ऑफ कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, रेट जेन्यून है, क्वालिटी जेन्यून है, उनको लेते हैं। तो इस दिशा में भी मुझे लगता है कि जो यारा इंटरनेशनल है, इनका प्रोडक्ट तो फार्मर तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। और एक क्वालिटी है, विश्वास है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ शायद 165 देशों में इनका कार्य है जी। तो एक इनकी ब्रांड वैल्यू तो है ही, और साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, ये प्रयास मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के निर्देशानुसार ही यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो के साथ जुड़कर कर रहा है। इस प्रयास के बारे में, क्योंकि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से भी, जो कि 90.4 है, उसके माध्यम से भी, और साथ ही साथ अपने यूट्यूब पेज के माध्यम से भी किसान भाइयों को जागरूक करने का लगातार 1 साल से कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि हम जानकारी को कितना जल्दी किसानों तक पहुंचा दें, और सही उचित जानकारी, और सही, एक तो उचित और सही समय पर। क्योंकि एक जानकारी ऐसी हो जो कि सीजन के बाद उनको बताई जाए, जब बीज
कि बुआई का समय निकल गया, फिर हम बीज की जानकारी दें। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास बड़ा सराहनीय है और इसके परिणाम आज तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 वर्षों में इसका परिणाम जरूर दिखेगा, क्योंकि आज किसान की जो सबसे बड़ी भूख है वो ये है कि उसको ज्ञान सही समय पर, उचित ज्ञान और ऐसा ज्ञान जो इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि कई बार हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सरल भाषा में जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का ये प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। सर, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कोई सुझाव और संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मेरे 2 ही संदेश हैं। पहला ये है कि तकनीकी से जुड़ें, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो तकनीकी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, हमें अपना जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, लागत है, उसको तकनीकी के माध्यम से कम करना है। और जो प्रोडक्ट है, हमेशा ये ध्यान रखें कि डिमांड जिस चीज़ की है उसको पैदा करिए, जिस क्वालिटी की डिमांड है वैसा पैदा करिए, जिस क्वांटिटी की डिमांड है उतना पैदा करिए, तो आपको कभी भी मार्केट से निराश नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल हमारे फार्मर सबसे ज़्यादा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। तो वो निराशा का जो कारण है वो यही है कि कई बार हमारे पास वो क्वालिटी नहीं होती है, कई बार हमारी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका कोई बायर नहीं होता। तो मेरा यही अनुरोध है किसान भाइयों से कि अच्छी तकनीकी के माध्यम से अच्छे उत्पाद को लेकर के जाएं, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा और आपके आय में वृद्धि होगी। जी हाँ, आज हमने ऐसे एक विशेष व्यक्ति का साक्षात्कार किया है और आपको रूबरू उनसे करवाया है, जो विज्ञान को कृषि से जोड़कर आप कैसे बेहतरीन तरह से खेती कर सकते हैं ये आपको बताया, और ये लगातार उसी क्षेत्र में कार्य करते जा रहे हैं। आज हमारे बीच जुड़े डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी, जो हैं डायरेक्टर एक्सटेंशन सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ से। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल हमें ये कार्यक्रम अभी और आगे बात करने की इजाजत तो नहीं देता है, लेकिन मेरा हमेशा की तरह आपसे वादा है कि अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे और हमारे साथ एक और विशेषज्ञ होंगे, हमारे किसान भाई भी होंगे। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।